हे गाइस, दिस इज अबे। आगे कंटिन्यू करते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर 04 क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14, गिव टू रिएक्शंस दैट शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनोल विद दैट ऑफ इथेनॉल। हमें दो रिएक्शन देनी है जो एसिडिक नेचर बताए फिनोल का। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, फिनोल का एसिडिक नेचर के लिए जो दो रिएक्शंस होती हैं, एक याद हो आपको, एक तो सोडियम मेटल के साथ थी और एक NaOH के साथ थी। तो वो दो रिएक्शंस करके बता देनी है हमने। पहली सोडियम मेटल के साथ थी फिनोल, जो कि हमें पता है एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सोल्ट, सोडियम फिनोक्साइड प्लस H2। H2 कैसे इवॉल्व करता है ये हमें पता है। और जो सेकेंड रिएक्शन है, जब भी एक एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमें पता है क्या होता है सॉरी, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड और बेस की, जहाँ पे सोल्ट और वाटर निकलते हैं। सोडियम फिनोक्साइड, सोल्ट और वाटर। ये हमारा जो शो करता है एसिडिक नेचर को। एसिडिक नेचर शो करने से मतलब ये था कि हमने वो रिएक्शन बतानी है जो एक एसिड करता है और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो फिनोल के साथ सेम होते हैं। मतलब फिनोल जब एसिड की तरह बिहेव करेगा तो वही प्रोडक्ट बन रहे हैं, सोल्ट, सोडियम फिनोक्साइड प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यहाँ पे H2O वाटर के वेपर्स निकल रहे हैं। अब हमें बताना है इनकी एसिडिटी को, बताना है कि फिनोल और इथेनॉल की एसिडिटी को। फिनोल और जैसे हमें पता ही है कि फिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है इथेनॉल के बजाय। फिनोल, चलो कोई नहीं, उठा लेंगे उसे। फिनोल, इसका जो सीधा सीधा रीज़न है वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में छिपा होता है। मतलब कि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होएगी इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की, उतना ज़्यादा वो होगा। अब देखो अल्कोहल इथेनॉल है, इथेनॉल जो होता है जब उसमें से H+ निकलता है, एसिडिक नेचर होता है। फिनोल है, दिस इज फिनोल, एसिडिक नेचर शो करेगा तो मतलब H+ निकलेगा, H+ निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा फिनोक्साइड आयन एंड C2H5OH। ये बचेगा, ये है हमारा फिनोक्साइड आयन और ये इथोक्साइड आयन। वो था फिनोक्साइड आयन और ये था इथोक्साइड आयन। अब क्या है, अब देखिए हमें पता है, जो भी आपको नहीं पता होता वो सुन लो। क्या होता है, जब भी ये रिएक्शन होती है ना, तो जो रिएक्टेंट होता है वो होता है लेस स्टेबल एंड जो प्रोडक्ट होता है वो होता है मोर स्टेबल। हमेशा जो रिएक्शन होती है वो मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो जितना ज़्यादा इसका जो बाद में जो मतलब कि H+ निकलने के बाद जो बनेगा ये आयन, जो ये आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा ये एसिडिक नेचर शो करेगा। मतलब जितना ज़्यादा स्टेबल ये होगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी, उतनी फास्ट रिएक्शन होगी, उतनी स्ट्रोंगली ये रिएक्शन करना चाहेगा। एंड ये अब ये ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है, और जबकि इसके पास कोई भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि फिनोल हैज़ फिनोक्साइड हैज़ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स while ethoxide does not have any resonating structure, hence phenoxide ion is more stable, hence the phenol is acidic in nature। बाकी इसकी रिटन एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी मैं आपको रिटन एक्सप्लेनेशन। और जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है वो आपको मैं नीचे शो कर दूंगा कि कैसे बन रही हैं। आगे क्वेश्चन आएगा हमारा, उसमें मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है। बट सीधा आंसर ये है कि इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है और इसकी होती ही नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन वाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ऑर्थोमिथोक्सी, दिस इज ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल। हमें बताना है कि ये ज़्यादा एसिडिक क्यों है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, एक चीज बोल रहा हूँ मैं, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमारा जो सारा ध्यान है, जो हमारा फोकस है ना, सीधा सीधा इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स पे होना चाहिए। अब जो ये राज है कि कौन एसिडिक है, कौन ज़्यादा एसिडिक है, ये हमें इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स पे जाके पता लगेगा। तो हम यहाँ पे इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे फिनोल की। हमने फिनोल की बना लेंगे, उसके अंदर हम पता लग जाएगा हमें अपने आप। मैं बताता हूँ कैसे। तो फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनानी है हमने, फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। ये हैं फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। आपको आई होप कि तो बनानी आती होंगी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। ये लोन पेयर की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वो आप एडजस्ट कर लेना अपने यहाँ। दीज आर द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल, देख सकते हैं आप। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे रिंग के ऊपर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और जब भी आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ना, जो ये बॉन्ड हैं, ये मतलब कि एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया। जो ये दो होती हैं आपस में, इन्हें बोलते हैं कैकुलेट स्ट्रक्चर्स। एक दूसरे के बॉन्ड मतलब कि अलग अलग, मतलब कि सेम पोजीशंस पे एकदम डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं। अब देखिए ये आपको स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, आई होप दिख रही है पूरी। हाँ, ये पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको। अब देखिए यहाँ पे ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज और पैरा पे नेगेटिव चार्ज एंड ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब हम देखेंगे कि नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पे मिथोक्सी ग्रुप है। इनमें से जो इनको ज़्यादा स्टेबल कर देगा, जो इसमें स्टेबिलिटी ला देगा, वो तो मोर स्टेबल हो जाएगा। मतलब कि कैसे, चार्ज आ गया। ये केमिस्ट्री का रूल है कि जो भी चार्ज स्पीसी होती है ना, वो अनस्टेबल होती है। जिसमें भी चार्ज होता है वो अनस्टेबल स्पीसी होती है। तो चार्ज स्पीसी जो भी इस चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, इस चार्ज को कम कर देगा, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर देगा, वो मतलब कि वो स्टेबल कर देगा इसको। और स्टेबल वो करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब हमें पता है जो नाइट्रो है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब क्या होगा, नाइट्रो है, जो नाइट्रो है, नाइट्रो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये यहाँ डोनेट करेगा। हमें पता है नाइट्रो जो होता है, NO2 होता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है एंड OCH3 जो होता है, मिथोक्सी होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। हैंस नाइट्रो जो है, जो नेगेटिव चार्ज था, जो इस रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसे खींच लेगा, रिंग को स्टेबलाइज कर देगा। जबकि ये उस नेगेटिव चार्ज में और इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मिथोक्सी, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। हैंस उस नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ा देगा। जब उस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और चार्ज स्पीसीज जो होती है अनस्टेबल होती है, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा चार्ज का, मतलब कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना ही अनस्टेबल होगा। और मैंने बोला है जो रिएक्शन होती है वो हमेशा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ होती है। और ये अगर लेस स्टेबल होगा और यहाँ पे यहाँ मोर स्टेबल होगा, यहाँ लेस स्टेबल होगा, हैंस जहाँ पे मोर स्टेबल होगा वहाँ रिएक्शन जल्दी होगी, मतलब कि वो एसिडिक होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या रीज़न है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएं, देन देखें कि ग्रुप कौन सा है। ऑर्थो मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा वहाँ एसिडिक नेचर कम होगा
और जहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वहाँ एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। ओके, बाकी इसकी भी जो रिटर्न है वो आपको नीचे शो कर दूंगा मैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मैं ये वीडियो थोड़े लंबे चाहे हूँ बट आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ, नहीं तो मैं करवाने को ये आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन ना करवाऊँ, फटाफट से कुछ भी करवा दूँ, बट जिस तरीके से मैंने खुद ने किए थे मैं उसी तरीके से आपको करवा रहा हूँ ताकि आप भी 100 मार्क्स स्कोर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन हाउ डज द OH group, alcohol group attached to the carbon of benzene ring activate it toward electrophilic substitution। ये तो गड़बड़ी कर दी अपनों ने, इसको इरेज नहीं करना था। अब हमें पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। हमें बताना है कि जो ये फिनोल है ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर इसने बोला है जो ये OH ग्रुप लगा है ये इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवार्ड्स एक्टिवेट कैसे करता है। जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आए ना कि इस ग्रुप के बारे में ये एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन एसिडिक नेचर बताना हो, सबसे पहले रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए। अब इसकी भी वापस से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, क्या करें फिर से फटाफट से एक बार फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे इसको भी। तो ये हैं इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स फिनोल की। अब हमारा क्वेश्चन है वो वापस से पढ़ते हैं हम, क्या है, एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ फोकस करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब इससे क्या समझते हैं आप? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब लवर, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर, इलेक्ट्रॉन का लवर। अब इलेक्ट्रॉन का लवर सब्स्टिट्यूशन कब करेगा? इलेक्ट्रॉन का लवर मतलब नेगेटिव चार्ज का लवर, नेगेटिव चार्ज का लवर मतलब कि जो OH ग्रुप है उसके आने से ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इस बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप के आने से ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब नेगेटिव चार्ज वाले आयन अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। क्या होता है ऐसा? आपको दिख रहा है जो OH है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। आपने अगर ये रेजोनेंस वगैरह नहीं पढ़े हुए हैं तो ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना, इसे ज़रूर पढ़ लें ये देखने से पहले, नहीं तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते। एक कंपल्सन है उसको पढ़ना, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं होगा कि क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल मतलब ई प्लस से शो करते हैं इलेक्ट्रॉन का लवर, इलेक्ट्रॉन का लवर मतलब नेगेटिव चार्ज का लवर। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने क्या किया कि इस रिंग के अंदर जो है, इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा दिया। देखिए नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देती है। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो इसका हम क्या लिखेंगे? एज OH group is an electron donating group, it increases the electron density in ring by donating the electrons, hence makes the ring suitable for the attack of electrophile। बाकी इसकी जो अच्छे से होगी वो दे दूंगा मैं एक्सप्लेनेशन आपको। मेन रीज़न यही है इसका कि OH ग्रुप आने के कारण नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। नाउ अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पहले देख लेते हैं कहीं इसका यूज़ ना हो।
गिव द इक्वेशंस, चलो ये थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गिव इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ओल, हमें इक्वेशंस यानी रिएक्शन करके बतानी है सीधा। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ओल विद एल्केलाइन KMnO4 प्रोपेनोल। ये इंटर कन्वर्जन्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है अगर आपने इसमें कमांड करनी है अपनी। तो प्रोपेन 1 ओल है, KMnO4 के अंदर ऑक्सीडेशन करना है। जब भी ये ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है कि अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, सेम कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन है ये, आपको याद होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। नेक्स्ट, ब्रोमीन इन सीजियम क्लोराइड, सॉरी CS2 विद फिनोल। ब्रोमीन इन CS2 विद फिनोल, अच्छा ठीक है, ये फिनोल है। इसकी रिएक्शन करवानी है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ इसकी करवानी है रिएक्शन। अब हमें पता है जब भी ब्रोमीन एक्वस मीडियम में होगा तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बन जाएगा। और जब भी यहाँ पे ये सीजियम ब्रोमाइड जुबान पे आ रहा है, कार्बन डाइसल्फाइड है, जब भी ये ऐसे एक मतलब कि ने बोल सकते हैं नॉन पोलर, किसी भी नॉन पोलर के साथ होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा तो सिर्फ ब्रोमीन बनेगा, मतलब सिर्फ एक जगह पे सब्स्टिट्यूशन होगा, एक ऑर्थो पे एंड एक पैरा पे, एंड पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। आपने रिएक्शंस पढ़ी होंगी। अगर यहाँ पे वाटर होता है, यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड की जगह पे, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो बन जाता है, बट यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा ही बनेंगे, एंड पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज मेजर। ये आपको भी ऐसे ही याद होने चाहिए जैसे मुझे अभी तक याद है। मेरी 12th क्लास, मैंने केमिस्ट्री लास्ट बार 12th में पढ़ी थी, हमारा 7 मार्च को पेपर था, 6 मार्च को समझिए कि हमने पढ़ी थी, या 7 मार्च को 1 बजे तक जो एग्ज़ाम था तब तक की थी, और आज 7 मार्च, आज 8 सितंबर हो चुकी है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो चुके हैं। आपको भी इसी तरह पढ़नी है, टिप्स पे आपको याद हो। केमिस्ट्री एक प्यार से पढ़नी है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। बच्चे डरते हैं इससे, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एकदम प्यारा सब्जेक्ट है। हम किसी भी चीज़ को प्यार से करते हैं तो वो हमें लाइफ टाइम तक याद रहती है। अगर हम ऐसे डर के करेंगे ना तो वो चीज़ हमें कुछ टाइम के लिए ही याद रहेगी। 3rd पे चलते हैं। इसके प्यार से करिए, प्यार से, हर चीज़ को प्यार से करना चाहिए, इंटरेस्ट लेके करें। मेन है इंटरेस्ट होना चाहिए आपका, जो भी चीज़ करें आप। 3rd, डाइल्यूट HNO3 विद फिनोल। फिनोल, दिस इज फिनोल। डाइल्यूट क्या बनेगा यहाँ पे, यानी गैसेस, तो यहाँ पे बनेगा हमारा नाइट्रो, ऑर्थो और एक पैरा। अब आपने यहाँ पे मुझे सुन रही है आपकी आवाज़, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे डाइल्यूट भी लिखा हुआ है और यहाँ पे फिर आपने 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल या फिर पिक्रिक एसिड क्यों नहीं बनाया? वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट है। अगर यहाँ पे एक्वस दिया होता तो वो बनाते हैं। आपने पता ही है आपको, एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर, जहाँ पे एक्सेस ऑफ वाटर होगा वहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा। अब चलते हैं इसके 4th पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, ट्रीटिंग फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, एंड ये
रीमर टिमान रिएक्शन है। अब रीमर टिमान रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, एंड मैंने आपको बोला है कि जो नेम रिएक्शन है उनको एक अलग पेज में नोट करना है और करना है, कीजिए, एग्जाम में आते हैं। अब ये रीमर टिमान रिएक्शन क्या थी, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे फिनोल। ये बेंजीन रिंग का कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए, मेरा टूटा बन रहा है क्योंकि बोर्ड पे लिखने की मेरे को आदत नहीं है इतनी, आपसे ऐसा नहीं बनना चाहिए। CHCl3 और NaOH की प्रेजेंस रिएक्शन होती है इसकी, क्या बनता है, फिनोक्साइड, और यहाँ पे CHO, देन NaOH के साथ इसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, सैलिसल एल्डिहाइड। क्या बनता है, मेरे से आदत बोलिए, सैलिसल एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, सैलिसल एल्डिहाइड, सैलिसल एल्डिहाइड। दिस इज रीमर टिमान रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एन एग्जाम्पल। भाई इन्हें एक्सप्लेन करना है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, पहले बोल रहा हूँ मैं, बट एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने का क्या तरीका है, जैसे जैसे आपको स्टेप करेंगे इस रिएक्शन का वैसे 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 एक्सप्लेन करें। तो पहला है हमारा कोल्ड बेस रिएक्शन। कोल्ड बेस रिएक्शन में क्या बनता है, लास्ट में याद होना चाहिए हमें, कोल्ड बेस रिएक्शन में बनता है सैलिसिलिक एसिड, फिनोल 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं जिसे हम, फिनोल। फिनोल की रिएक्शन होती है इसमें NaOH के साथ में, क्या बनता है, फिनोक्साइड। फिनोक्साइड के बाद इसकी रिएक्शन होती है कार्बन CO2 के साथ में, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देन NaOH और इसका H+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस, क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। ये आपको ऐसे टिप्स पे याद होना चाहिए आपको, सैलिसिलिक एसिड बनता है। इस चैप्टर के अंदर ये दो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोल्ड बेस रिएक्शन एंड रीमर टिमान रिएक्शन। कोल्ड बेस रिएक्शन एंड रीमर टिमान रिएक्शन। अब हम सबसे पहले, अब आपने कर दी रिएक्शन, आपको आती है ये, एंड अब क्या बोलेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे। व्हेन फिनोल reacts with sodium hydroxide, it gives sodium phenoxide. On further reacting with carbon dioxide, it gives 1 carboxy 2 carboxy phenoxide, and then on hydrolysis it gives salicylic acid. It gives salicylic acid. इसी तरीके से आगे वाला का करेंगे हम। एटीन का ही सेकंड, रीमर टिमान हमने अभी अभी की है, आप बैक करके देख सकते हैं। रीमर टिमान रिएक्शन हमने अभी अभी की है, तो आप वहीं से करना, वो क्यों टाइम वेस्ट करें, अभी जस्ट हम उसको करके हटे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ईथर सिंथेसिस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि एल्कोक्साइड बेस, जो एल्कोक्साइड बेस होता है वो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है। एल्कोक्साइड बेस एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव एल्कोहल। हम लेते हैं यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड प्लस, हम इसमें रिएक्शन होता है इसका, क्या बनेगा, ईथर बनता है, ईथर बनता है OCH3 प्लस NaCl। ये हम एक एग्जांपल दे रहे हैं इसका, आपको इसी तरीके से याद होना चाहिए कि इसमें क्या रिएक्शन होता है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस,
विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें जो एल्काइल हैलाइड होता है वो 1 या 2 डिग्री का ही होना चाहिए, और जो ये होता है ये कितना भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर अटैक करना होता है। SN2 मैकेनिज्म से होता है ये। देन आप इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे भी दूंगा रिटर्न में भी नीचे, बट आपको खुद बनानी आनी चाहिए इसकी। वैसे एग्जाम में आती नहीं तो मैं वो करवानी था आपको। अनसिमेट्रिकल ईथर। अब अनसिमेट्रिकल ईथर एक्सप्लेनेशन देनी, कोई मर्जी रिएक्शन दे दो, कोई मर्जी अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है हमने। जो अभी हमने बनाया था लास्ट रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस के अंदर, वो एक अनसिमेट्रिकल ईथर ही था। मतलब कि सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, जैसे ये है CH3OCH3, दिस इज सिमेट्रिकल, दोनों तरफ सेम ग्रुप है। अनसिमेट्रिकल मतलब जैसे ये C2H5OCH3, दिस इज एसिमेट्रिकल, मतलब कि दोनों तरफ सिमेट्री नहीं है, अलग अलग है। दिस इज एसिमेट्रिकल ईथर, दिस इज एसिमेट्रिकल ईथर। बस हमें कोई भी रिएक्शन करवानी है जिससे ये ईथर बन जाए, करवा सकते हैं हम। दिखाई देते हैं आपको एक रिएक्शन। बाकी ये जो ऊपर वाली पिछली रिएक्शन थी वो भी हम इसमें लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं। C2H5ONA CH3Cl, एसिमेट्रिकल ईथर बनेगा, एसिमेट्रिकल ईथर। एसिमेट्रिकल ईथर देती है रिएक्शन। एंड क्वेश्चन 19 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैकेनिज्म है आगे एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। इस चैप्टर में 3 मैकेनिज्म हैं, इन तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करना है हमने वो। आज तो क्या हो रहा है, बार बार गिर रहा है नीचे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए मुझे। थैंक यू।